जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप, अर्थात पवन के अपर्दन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, यदि उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के अपर्दन से बनने वाली 8वीं स्थलाकृति, अर्थात इससे पहले हम 7 और स्थलाकृतियों के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको उन सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बातगर्त या अववाहन बेसिन की। तो दोस्तों यहाँ पर आप बातगर्त की जो है आकृति देख रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, रेगिस्तान में पवन द्वारा ढीले व असंगठित मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब गर्तों का निर्माण किया जाता है तो उसे अववाहन बेसिन या बातगर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसका जो आकार है तस्तरीनुमा है। कैसा है? तस्तरीनुमा है। कैसे इनका निर्माण होता है? पवन द्वारा रेगिस्तान के मिट्टी के असंगठित और ढीले कणों को उड़ाकर ले जाती है, जिससे इनका निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? गर्तों का निर्माण होता है। और इसी गर्त को क्या बोलते हैं हम? बातगर्त या अववाहन बेसिन कहते हैं। इनका जो आकार होता है तस्तरीनुमा होता है, जिनमें क्या होता है, जल भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, जब इनका आकार तस्तरीनुमा होगा तो इनमें जल भरेगा ही, और जल भर जाने के कारण क्या होता है, इनमें झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से हम देखें तो सहारा कालाहारी मरुस्थल में, एशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी रेगिस्तानों में पवन द्वारा निर्मित अनेक गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सहारा के रेगिस्तान में से अववाहन गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अववाहन गर्त बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो है से वफेले वालूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वफेलो वालूस। और मंगोलिया में क्या बोलते हैं इसे? तो मंगोलिया में पांगयांग बोलते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो वही लिखा है जो अभी समझा है हमने कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा ढीले व असंगठित मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब गर्तों का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अववाहन बेसिन या बातगर्त कहते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा ढीले व असंगठित मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब गर्तों का निर्माण किया जाता है तो उसे अववाहन बेसिन या बातगर्त कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि इसका आकार कैसा होता है दोस्तों। तो इसका आकार प्रायः तस्तरीनुमा होता है, जिनमें जल भर जाने से किसका निर्माण होता है? झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सहारा कालाहारी मरुस्थल, एशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी रेगिस्तानों में पवन द्वारा निर्मित अनेक गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, इसे सहारा मरुस्थल में क्या बोलते हैं? अववाहन गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अववाहन गर्त बोलते हैं। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लघु आकार के अर्थात छोटे आकार के अववाहन बेसिनों को क्या बोलते हैं? बफेलो वालूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफेलो वालूस बोलते हैं। तथा मंगोलिया में बृहदाकार अर्थात बड़े आकार के बेसिनों को क्या कहा जाता है? पांगयांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांगयांग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बातगर्त या अववाहन बेसिन। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ड्राई कांटर की। तो ड्राई कांटर क्या है दोस्तों? आप देखेंगे किसी भी पथरीले मरुस्थल में जब कोई चट्टान का टुकड़ा पड़ा होता है तो उसमें रेत युक्त हवा के घिसाव के कारण उसका आकार कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है तथा तिकोना हो जाता है। चिकना हो जाता है तथा तिकोना हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा है कि पथरीले मरुस्थल में जब पड़े चट्टानी टुकड़ों का आकार रेतयुक्त हवा के प्रभाव से जब घिसकर चिकना एवं तिकोना हो जाता है तो उसे ड्राई कांटर कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है दोस्तों कि पथरीले मरुस्थल में जब चट्टानी टुकड़े का आकार रेतयुक्त हवा के प्रभाव से जब घिसकर चिकना एवं तिकोना हो जाता है, चिकना भी हो जाए और तिकोना भी हो जाता है तो उसे ड्राई कांटर कहते हैं। ठीक, 3 फलक वाले बोल्डर को क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राई कांटर बोलते हैं। बोल्डर मतलब पत्थर ही होता है। ठीक है, पत्थर का टुकड़ा। तो 3 टुकड़े वाले बोल्डर को क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर कहते हैं। तथा 8 फलक वाले बोल्डर को क्या बोलते हैं? बेंटीफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंटीफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 3 फलक वाले बोल्डर को ड्राई कांटर कहते हैं तथा 8 फलक वाले बोल्डर को बेंटीफेक्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखें बालू का स्तूप 10वीं स्थलाकृति है जो। तो हम बात करें कि रेगिस्तान में जब हवा के प्रभाव से या पवन के प्रभाव से रेत का जमाव टीले के रूप में होता है। रेत का जमाव कैसे होता है? टीले के रूप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम बालू का स्तूप बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन के प्रभाव से
जब रेत का जमाव टीले के रूप में होता है तो उसे बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में होता है तो उसे बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बालू का स्तूप हो गया। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारी 11वीं स्थलाकृति भूस्तंभ की। तो दोस्तों क्या होता है कि जब शुष्क प्रदेशों में अर्थात जो हमारे मरुस्थल होते हैं वहाँ पर कोमल व असंगठित शैलों या चट्टानों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी, कठोर अर्थात जिसका क्षरण नहीं होगा, प्रतिरोधी अर्थात जिस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा, तो कठोर तथा प्रतिरोधी शैलों का आवरण होता है। तो इसके अंदर जो कोमल व असंगठित शैल होती है उसका क्षरण नहीं हो पाता है, लेकिन जो इसके आसपास की शैलें हैं इनका क्षरण हो चुका है। ठीक है, तो इनका क्षरण हो जाता है, तो इनके आसपास के शैलों के क्षरण होने के कारण ये जो स्तंभ के आकार की आकृति बचती है इसे बोलते हैं हम भूस्तंभ। ठीक है, ये जो स्तंभ की आकृति है इसके अंदर कोमल व असंगठित चट्टानें हैं, शैलें हैं, लेकिन उनका क्षरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण या शैलों का आवरण है, इसलिए ये भू स्तंभ के आकार या हम बोल सकते हैं कि स्तंभ के आकार की आकृति बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूस्तंभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या लिखा है कि शुष्क प्रदेशों में जहां असंगठित तथा कोमल शैलों पर, यहाँ पर दोस्तों पर है, शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित तथा कोमल शैलों पर कठोर तथा प्रतिरोधी शैलों का आवरण होता है, वहां पर इस आवरण के नीचे की कोमल शैलों को संरक्षण मिल जाने के कारण अपर्दन नहीं हो पाता है, जबकि सीमावर्ती कोमल शैलों का अपर्दन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है कि शुष्क प्रदेशों में जहां संगठित तथा कोमल शैलों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी शैलों का आवरण होता है, वहां पर इस आवरण के नीचे की कोमल शैलों को संरक्षण मिल जाने के कारण अपर्दन नहीं होता है, जबकि सीमावर्ती, जैसे हम बात करें सीमावर्ती, यहाँ की शैल का अपर्दन हो जाता है। ठीक है, तो इस कठोर आवरण वाले एक स्तंभ के रूप में दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम भूस्तंभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखें कि कठोर आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम डिमोइसेलेस क्या बोलते हैं? डिमोइसेलेस या भूस्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो कठोर आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जिसे डिमोइसेलेस या भूस्तंभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं स्थलाकृति हो गई। अब इसके बाद 12वीं स्थलाकृतियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 चीज़ों को समझने वाले हैं: बालसन, प्लाया, बाजदा और पेडीमेंट। प्लाया से भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बालसन की बात करें तो दोस्तों ये हमारा बालसन है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी जो आकृति है इसको बोलते हैं हम क्या? बालसन। इसको क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। इसके अंदर बाजदा भी आता है, प्लाया भी आता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, रेगिस्तानों में पर्वतों से घिरे बेसन को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। चारों तरफ से बालसन में नदियाँ आती हैं, कुछ रास्ते में सूख जाती हैं, लेकिन कुछ नदियों से इसमें जल एकत्रित हो जाता है, और जो जल होता है वो अल्पकाल के लिए एकत्रित होता है। ठीक है, तो इनमें जल एकत्रित होने से क्या होता है? झीलों का निर्माण होता है, और वो झीलें क्या होती हैं? अल्पकाल के लिए रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो जल रहता है अल्पकाल के लिए रहता है, और जब वो जल वाष्पित हो जाता है तो बालसन की तली में क्या होता है? नमक और सिल्ट के निक्षेप रह जाते हैं। ठीक है, जब नमक और सिल्ट के निक्षेप इसमें रह जाते हैं तो इसका जो झील का आकार है या झील की बालसन की जो तली है वो समतल और ऊंची हो जाती है, तो उसे हम प्लाया कहने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? प्लाया। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, रेगिस्तानी भागों में पर्वते से घिरी बेसन को बालसन कहते हैं। चारों तरफ से इसमें छोटी छोटी नदियां निकलकर बालसन में आती हैं, कुछ रास्ते में सूख जाती हैं, लेकिन कुछ से इसमें क्या होता है? जल एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इन नदियों से बालसन में जल के एकत्रित हो जाने से अल्पकालीन झीलों का निर्माण हो जाता है। जल सूखते ही ये झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण बालसन की तली में सिल्ट एवं नमक के निक्षेप रह जाते हैं, जिस कारण इसकी तली जो है समतल और ऊंची हो जाती है, तो उसे प्लाया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बालसन और प्लाया को दोनों को समझ लिया। आइए समझते हैं फिर से। यहाँ पर क्या लिखा है कि रेगिस्तानी भागों में
पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। ठीक है, पर्वतों से घिरे बेसिन को क्या कहा जाता है दोस्तों? बालसन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि जो बालसन है, चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बालसन में जाती हैं, परंतु कुछ तो रास्ते में ही सूख जाती हैं। इन नदियों से बालसन में क्या होता है? जल के एकत्रित हो जाने से अल्पकालीन झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुछ तो रास्ते में सूख जाती हैं, लेकिन कुछ तो बालसन तक पहुंचती हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है? अल्पकालीन झीलों का निर्माण होता है। जल सूखते ही ये झीलें भी समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण से बालसन की तली में सिल्ट एवं नमक के निक्षेप के कारण जो है बालसन की तली समतल तथा ऊंची हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल है कि जल सूखते ही झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण से बालसन की तली में सिल्ट एवं नमक के निक्षेप के कारण वह जो तली है समतल और ऊंची हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बचा दोस्तों हमारा बजादा और पेडीमेंट। तो बजादा की बात करें दोस्तों, तो ये जो प्लाया से लगा हुआ मंद ढाल वाला भाग है, और पर्वत के अग्रभाग पेडीमेंट से लगा हुआ ये भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है? बाजदा कहलाता है। क्या कहलाता है? बाजदा। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। ठीक है, पर्वतीय अग्रभाग के पर्वत के अग्रभाग के मंद ढाल वाले मैदान हैं। ठीक है, मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग, ठीक है, तो इस मैदान का जो निचला भाग जो प्लाया से मिलता है उसे क्या कहते हैं? हम बाजदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बाजदा हो गया कि प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग जो प्लाया से मिलता है वो क्या कहलाता है? बजादा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाजदा बोल दिया, बजादा कहा जाता है। क्या कहलाता है? बजादा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पेडीमेंट की, तो पर्वतीय अग्रभाग, कौन सा भाग? पर्वतीय अग्रभाग। ये दोस्तों ये हमारा देख रहे हो आप, ये पर्वत का अग्रभाग है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पर्वत का अग्रभाग है। तो पर्वतीय अग्रभाग तथा बाजदा के मध्य, ये हमारा बाजदा है, पर्वतीय अग्रभाग तथा बाजदा के मध्य अपर्दत शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं? हम पेडीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेडीमेंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हमारे पवन के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ समाप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम और कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप ऐसे ही और नए अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, उसको शेयर करें।